प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, आपका अपने चैनल ज्योतिष मित्र पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं चर्चा करूंगा विवाह मुहूर्त निकालने की विधि की चर्चा करूंगा। में हम लोग ये जानेंगे विवाह मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, किस महीने में विवाह करना उपयुक्त रहेगा, कौन से नक्षत्र रहेंगे, कौन सी तिथियां ग्रह हैं, आदि चर्चा मैं करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, अथवा वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में 6 महीने विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होते और 6 महीनों में विवाह होता है। तो वो कौन से 6 महीने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो विवाह के लिए ग्रह माह है, महीने हैं, उसमें ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन, वैशाख, मार्गशीर्ष, आषाढ़ महीनों में विवाह शुभ माने जाते हैं और इन्हीं महीनों में विवाह संपन्न होते हैं। विवाह मुहूर्त निकालने के लिए त्रिबल देखा जाता है। त्रिबल यानी 3 बल, गुरु बल, सूर्य बल और चंद्र बल। कन्या के लिए गुरु का विचार करते हैं, गुरु का बल देखते हैं, और वर का मुहूर्त निर्धारित करने के लिए सूर्य बल देखते हैं। वर और कन्या दोनों के लिए चंद्र बल देखते हैं, चंद्र का विचार करते हैं। विवाह में 10 दोष बताए गए हैं। लता, पात, युति, वेद, यामित्र, बाण पंचक, एकार्गल, उपग्रह, क्रांति साम्य, दग्धा तिथि आदि विवाह के 10 दोष बताए गए हैं। इन्हें पंचांग में रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, रेखा के रूप में लिखा रहता है। और जब हम बताते हैं कि इस मुहूर्त में इतनी रेखा है, इतनी रेखा है, तो ये जो 10 दोष हैं यही 10 रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो जब मुहूर्त में किसी किस्म का कोई दोष नहीं रहता तो 10 रेखाएं होती हैं, यह सर्वाधिक सर्वोत्तम है। और यह 10 रेखा वाला मुहूर्त जो है साल में 2 या 3-4 बार ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। लेकिन 9 रेखा वाला भी मुहूर्त है तो भी यह सर्वोत्तम है, बढ़िया है, इसमें भी करना चाहिए। 8 में भी किया जा सकता है। जैसे जैसे अंक घटते जाते हैं 10 से, वैसे वैसे ग्राफ में गिरावट आ जाती है, शुभता का प्रभाव कम होने लगता है। 7 या 8 रेखाओं वाले मुहूर्त को मध्यम मुहूर्त कह सकते हैं। 6 रेखाओं वाले मुहूर्त तक विवाह किया जा सकता है। 6 या उससे कम वाली रेखाएं हैं तो वह मुहूर्त अशुभ और अधम माना जाएगा। विवाह मुहूर्त तो होता है पर वह उपयुक्त नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कन्या का विवाह मुहूर्त देखते वक्त गुरु बल देखा जाता है। आप जिस कन्या का विवाह मुहूर्त निकाल रहे हैं उस कन्या की कुंडली देखना पड़ेगा, और कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कुंडली में किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा होगा वो कन्या की जन्म राशि होगी। तो सर्वप्रथम कन्या की राशि का पता करना चाहिए। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी कन्याओं की जन्म कुंडली नहीं है, उनका बर्थ डिटेल नहीं है, उनको अपनी राशि का पता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका जो प्रचलित नाम है उस प्रचलित नाम से ही जो है, प्रचलित नाम की जो राशि है उसके अनुसार जो है तो गुरु का बल देखना चाहिए, पर गुरु का बल विचार करना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा जहां पर स्थित है वहां से गिने, चंद्रमा जहां पर स्थित है वहां से गिनने पर गोचर में गुरु कन्या की राशि से 9वें भाव में, 5वें भाव में, एकादश भाव में, द्वितीय भाव में, 7वें भाव में गुरु स्थित है तो यह सर्वोत्तम माना जाएगा, यह बढ़िया श्रेष्ठतम मुहूर्त माना जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कन्या की कुंडली मेष लगने की है, कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में 1 नंबर जहां लिखा है वहां पर स्थित है, या कि मान लीजिए कि किसी की कुंडली नहीं है, उसका प्रचलित नाम हम लेते हैं तो चू चे चो
ला, ली, लू, ले, लो, आ, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू हो जाता है, माना कि किसी का नाम लीलावती है या कि आरती है, तो उसकी मेष राशि हुई। अगर चंद्र कुंडली मेष राशि की है, लग्न कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर में लिखा हुआ है, तो जब हम किसी कन्या के विवाह का मुहूर्त निकाल रहे हैं तो उस वर्ष का पंचांग देखेंगे। विवाह मुहूर्त निकालने के लिए पंचांग होना आवश्यक है। और गुरु का गोचर देखेंगे कि उस तारीख में, उस दिन गुरु किस राशि में स्थित है। तो अगर गुरु राशि से नवम भाव में है, मेष राशि से नवम भाव तक गिनेंगे, तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा है मेष राशि, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह नवम भाव हुआ। तो अगर उस समय गोचर में गुरु धनु राशि में है, तो गुरु जो है इस नवम भाव में स्थित है, तो यह विवाह मुहूर्त के लिए सर्वोत्तम है, अनुकूल है। मान लीजिए कि उस वर्ष गोचर में गुरु जो है धनु राशि में नहीं है, सिंह राशि में है, तो हम जहां चंद्रमा स्थित है वहां से गिनेंगे। तो हम चूंकि मेष राशि की कुंडली का उदाहरण दे रहे हैं, तो लग्न से हम 5वें भाव तक गिनेंगे, सिंह राशि तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है 5वें भाव में। तो गुरु यहाँ पर स्थित है, गोचर में सिंह राशि में है, तो ये पंचम भाव में। इसी तरह से ये जन्म कुंडली का एकादश भाव, जहां पर 11 नंबर लिखा है, अगर गोचर में गुरु जो है कुंभ राशि में है, तो मतलब गुरु 11वें भाव में है, या कि गोचर में गुरु जो वृष राशि में उस वर्ष है, तो चंद्र कुंडली से दूसरे भाव में गुरु आएंगे। गुरु अगर चंद्र राशि से दूसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और इस एकादश लाभ भाव में अगर स्थित हैं, तो यह मुहूर्त जो है कन्या के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त माना जाएगा। मैंने मेष राशि के एक कुंडली का उदाहरण दिया है, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि हर कुंडली मेष राशि की होगी। आपके पास जो है मेष राशि से मीन राशि पर्यंत 12 राशियों के किसी भी राशि की कुंडली हो सकती है। इसी उदाहरण के अनुकूल जिस राशि में चंद्रमा है या कि जो कन्या की राशि है, उस अंक को जो है पहले भाव में लिख करके उसके अनुकूल जो है गुरु का गोचर देखेंगे कि गुरु का गोचर किस भाव में है। तो अगर से 9वें भाव में, पंचम भाव में, एकादश भाव में, द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में है, तो यह सर्वोत्तम माना जाएगा। अगर गुरु जो है इन भावों में नहीं है, चंद्र राशि से, नाम राशि से अगर गुरु जो है 10वें भाव में है, तीसरे भाव में है, छठे भाव में है या पहले भाव में है, जहां पर चंद्र स्थित है वहीं पर गोचर का गुरु भी स्थित है, तो यह मध्यम माना जाएगा। और इस मध्यम वाले में गुरु की पूजा करा करके विवाह संपन्न किया जा सकता है। लेकिन अगर चंद्र राशि से गुरु चौथे, 8वें और 12वें भाव में है, तो यह अशुभ संकेत है, इसमें विवाह नहीं करना चाहिए, यह कन्या के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अब हमने जिस तरह से कन्या गुरु को देखा है, ठीक उसी तरह से वर की कुंडली में सूर्य का बल देखें। तो वर की कुंडली में वर की राशि से सूर्य का गोचर अगर तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 10वें भाव में या कि 11वें भाव में है, तो वर के लिए सूर्य का सर्वोत्तम बल है, यह वर के लिए उपयुक्त है, इसमें जो है सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाएगा। अगर इन भाव में गोचर में सूर्य नहीं है, तो वर की राशि से पहले भाव में, दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में वर की राशि से सूर्य स्थित है, तो इसे मध्यम कहेंगे और इसमें सूर्य की पूजा करा करके विवाह संपन्न किया जा सकता है। किंतु अगर वर की राशि से सूर्य जो है चौथे है, 8वें है, 12वें है, तो यह अधम और अशुभ माना जाएगा, यह मुहूर्त जो है उपयुक्त नहीं है। कन्या के लिए गुरु का विचार, वर के लिए सूर्य का विचार और चंद्रमा का विचार वर और कन्या दोनों के लिए किया जाता है। इसी तरह से चंद्रमा का भी विचार करेंगे, तो वर की राशि और कन्या की राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में, छठे भाव में, सप्तम भाव में, 10वें भाव में या कि एकादश भाव में है, तो सर्वोत्तम माना जाएगा। यदि वर और कन्या की राशि से चंद्रमा का गोचर
पहले, दूसरे, पांचवें और नौवें भाव में है तो यह मध्यम माना जाएगा। इसमें चंद्रमा की पूजा कर करके विवाह संपन्न किया जा सकता है। किंतु अगर कुंडली में वर और कन्या की राशि से चंद्रमा चौथे, आठवें और 12वें है तो यह निकृष्ट और अधम माना जाएगा। यह वर्जित है और मुहूर्त यह वर और कन्या के लिए श्रेष्ठ नहीं है। तो इस गुरु बल को, सूर्य बल को और चंद्र बल को त्रिबल कहते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों अस्त हों, इस कंडीशन में, इस अवस्था में विवाह संपन्न नहीं होते, विवाह संपन्न नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भी विवाह से बचना चाहिए। विवाह में सर्वाधिक महत्व नक्षत्र का होता है। कई बार रिक्ता तिथियों में भी मुहूर्त होते हैं, जैसे चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है या अशुभ मानी जाती है। लेकिन इस चतुर्थी तिथि का अगर शनिवार से संयोग बन जाए तो यह एक सिद्ध योग बन जाता है और इसका योग संयोग सफलता के लिए खास हो जाता है। विवाह में सर्वाधिक महत्व नक्षत्रों का है। 27 नक्षत्रों में 11 नक्षत्र जो है विवाह के लिए उपयुक्त हैं। रोहिणी, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, तीनों उत्तरा यानी उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, तीनों उत्तरा, स्वाति, हस्त, मूल और रेवती नक्षत्र विवाह के लिए उपयुक्त कहे गए हैं। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और धनु लग्न विवाह के लिए, फेरों के लिए सर्वोत्तम है। बाकी जो है लग्ने मध्यम है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।